क्लास में हम पढ़ेंगे टैली के ऑल 28 ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप में हम कौन से लेजर में कौन से ग्रुप का सिलेक्शन करें। जब कोई अकाउंट का या फिर कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट से टैली सॉफ्टवेयर सीखते हैं और किसी बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करने जाते हैं और वहाँ उस सॉफ्टवेयर में उनको अकाउंटिंग मेंटेन करने बोल देते हैं, तो सामने फर्स्ट पॉइंट पर प्रॉब्लम आती है कि लेजर क्रिएट करते समय उसका ग्रुप क्या डालें। हालांकि बहुत से लोगों को ये पता होता है कि कौन से लेजर में कौन से ग्रुप आएगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ग्रुप में डालना है। तो क्योंकि जब वो किसी इंस्टीट्यूट पर सॉफ्टवेयर में सीख रहे होते हैं तो वो अलग माइंड से सीखते हैं कि बस हमने टैली सीखना है, लेकिन जब वो किसी बिजनेस के अकाउंटिंग मेंटेन करने जाते हैं तो उस टाइम में ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं और प्रेशर के चलते वे लेजर क्रिएट करते समय ग्रुप सिलेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो सारी अकाउंटिंग है वो गड़बड़ा जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं सॉफ्टवेयर, आपके पास कोई भी हो सकते हैं, जैसे टैली ERP9, टैली प्राइम, बीजी सॉफ्टवेयर या कोई भी, ये में मैटर नहीं करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है आपके पास, लेकिन मैटर ये करता है कि जो आपने लेजर क्रिएट किए हैं वो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग सही ग्रुप का सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की जो गाड़ी होती है वो ग्रुप पर ही टिका होता है। अगर आपने सही लेजर क्रिएट किए हैं और सही ग्रुप का सिलेक्शन किया है तो आपकी जो अकाउंटिंग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्यूटर में मेंटेन होगी, अदरवाइज सारी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। इसलिए हमें सही ग्रुप का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे विथ एग्जाम्पल कि कौन से लेजर कौन से ग्रुप में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला है बैंक अकाउंट ग्रुप। टैली में टोटल 28 ग्रुप्स है। हम जानेंगे, लाइन से जानेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है, उसके अंदर कौन कौन से लेजर बनाए जा सकते हैं, ये सारी हम डिटेल में देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है बैंक अकाउंट। ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन किया जाता है, जैसे पैसे जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। तो बैंक अकाउंट कितने प्रकार से हो सकते हैं हमारे पास, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो जो भी सेविंग अकाउंट है हमारे पास या फिर करेंट अकाउंट है, इन दोनों का ग्रुप है वो हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई भी अकाउंट है, सपोज हमारे पास SBI बैंक का अकाउंट है या बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो इसका ग्रुप क्या जाएगा, हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं आपको टैली प्राइम में एंट्री करके दिखाती हूँ एक, अगर एक एक करके हम एंट्री करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ कि इसका ग्रुप सिलेक्शन कैसे करेंगे। सपोज हमें SBI बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आते ही सिंपली क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद लेजर क्रिएट करेंगे। हमें SBI का लेजर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर है उसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक दो अकाउंट है और आपको आसानी होती है तो आप अकाउंट नंबर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देती हूँ एंड एंटर की। अब यहाँ पे पूछ रहा है अंडर, तो यहाँ पे जो अंडर ग्रुप है हमेशा बैंक अकाउंट आएगा। अब इसे हम कंट्रोल A की हेल्प से सेव कर देते हैं। इस तरह हम इजीली क्रिएशन कर सकते हैं और ग्रुप का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बैंक OD अकाउंट। बैंक OD अकाउंट, इस ग्रुप में हम बैंक OD अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसी को हम OCC अकाउंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट कार्ड को भी इसी ग्रुप में रखते हैं, या फिर इसी को हम CC अकाउंट भी बोलते हैं। बैंक इसमें हमें कुछ लिमिट दे देता है, उसके बाद हमें उस लिमिट के अंदर में यूज़ करना होता है। इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड को भी इसी ग्रुप में रखा जाता है। क्रेडिट कार्ड का एंट्री भी सेम रहता है, उसमें भी लिमिट रहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हमने बैंक OD अकाउंट का लेजर क्रिएट किया है या फिर कोई भी अकाउंट है हमारे पास CC अकाउंट है, तो उसका लेजर हमेशा बैंक OD में जाएगा, बैंक OD अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। तो ये तीनों की एंट्री इसी ग्रुप में होगा।
नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। इस ग्रुप में एक ही लेजर बनता है कैश का, और जो कि टैली में पहले से ही बना होता है। और एक दूसरा है पेटी कैशियर। ये बहुत कम जगह यूज होता है। अगर पेटी कैशियर मतलब है कि हमने हमारे ऑफिस में कोई काम करती है लड़का या लड़की जो भी है, उनको हम छोटा अमाउंट देते हैं 10,000 20,000 खर्चे के लिए, तो उसको हम पेटी कैशियर बोलेंगे। अगर हम इसका लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप है वो भी कैश इन हैंड अकाउंट ग्रुप के अंदर में जाएगा। तो ये जो कैश इन हैंड में है ये दो ही लेजर बनते हैं, और कैश का तो हमेशा ऑलरेडी बना रहता है, टैली में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कैश अकाउंट है और पेटी कैशियर अकाउंट का जो लेजर बनेगा वो हमेशा कैश इन हैंड ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स में होता है वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें वह कुछ समय बाद मिलना है। सपोज हमने किसी सिक्योरिटी के लिए अपना पैसा जमा किए हैं, या तो हम जैसे कहीं पे रेंट पे जाते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो सामने वाले जो मालकिन हैं या जो ओनर होते हैं वो हमें क्या बोलते हैं कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। वो इसलिए जमा कराते हैं कि हमें वो डिपॉजिट एसेट के तौर पे वो जमा हो, वो बाद में हमें मिलता है। और कई जगह होता है कि वो नहीं देते हैं। तो हम ज़्यादा अमाउंट में अगर पैसे जमा करते हैं तो लास्ट में जैसे हम खाली करते हैं तो फिर वो हमें पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो ये हो गया डिपॉजिट एसेट। एग्जाम्पल है सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा करना, और दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट। मैंने आपको भी बताया, सेम वही है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में हम जितना भी टैक्स होता है उसका लेजर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी जीएसटी है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो इसका ग्रुप हमेशा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। टीडीएस का लेजर क्रिएट करेंगे तो उसका भी ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, और सेस का जो लेजर क्रिएट करेंगे वो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में जाएगा। टीडीएस का लेजर बनाना है तो उसका ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालेंगे। इसी प्रकार सेस का भी, जितनी भी मतलब कि जो भी टैक्स से रिलेटेड होते हैं वो हमेशा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति, यानी परमानेंट एसेट्स। जो हम अपने काम यानी बिजनेस के लिए खरीदते हैं, या यह बेचने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए होता है। यानी बिजनेस को संचालन करने के लिए जो भी हम मटेरियल खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, तो उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। हम अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं या फिर फर्नीचर या कोई मशीन खरीदते हैं, तो यह फिक्स्ड एसेट ग्रुप में आएगा। यह हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट यानी स्थायी संपत्ति है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कोई मशीनरी आइटम खरीदा है, कोई फर्नीचर खरीदा है, ऑफिस के लिए कंप्यूटर या चेयर खरीदा है, तो ये सभी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, क्योंकि हमने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा है। ये हमारा स्थायी संपत्ति है और ये हमारे बिजनेस को चलाने के लिए यानी संचालन के लिए खरीदे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इस ग्रुप में हम उस लेजर को रखते हैं जो हम अपनी प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज हमने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में या शेयर में, या फिर कहीं फिक्स्ड एफडी कराए है। जो कि एफडी होता है वह भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। इसे हम एक टाइम के लिए डालते हैं और कुछ समय बाद हमें ये डबल होकर मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्चे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह वह सभी खर्च है जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए करना होता है। या ऑफिस के सारे खर्चे जो भी ऑफिस से रिलेटेड, मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, सो ओनली ऑफिस, हमारे ऑफिस में जहाँ हम बैठते हैं, ऑफिस जो वर्कर्स होते हैं उनके जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जाते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स, सपोज हमें स्टाफ की सैलरी देनी है, ऑफिस के जो भी सारे खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आते हैं। पावर एंड फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और कुरियर। एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन के लिए, अपनी जो भी कंपनी है विज्ञापन के लिए हम जो भी खर्चे करते हैं, अगर हमने किसी को कुरियर कराया है उसके लिए जो भी खर्चे हैं, प्रिंटर से रिलेटेड या स्टेशनरी सामान जैसे हमने A4 साइज पेपर लिया या फिर पेन पेपर या जो भी लेते हैं हम स्टेशनरी से रिलेटेड, वो सारे खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जाएंगे। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं। जो भी खर्चे ऑफिस से रिलेटेड है वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष खर्चे। यह वह सभी खर्च है जो बिजनेस से जुड़े होते हैं। यह या वह खर्च जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, जिसके खराब होने से आपका काम रुक जाता है, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में रखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई कंपनी है और उसने कोई मशीन खरीदी है, उसमें मटेरियल यानी माल तैयार करने के लिए यदि मशीन अचानक खराब हो जाती है तो वह कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट बिजनेस को चलाने के लिए है और हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है। जैसे मशीन रिपेयरिंग में हो गया, मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोर्स से हमें इनकम होती है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, ये हमें क्या हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी दूसरे सोर्स से इनकम होती है, आय होती है या पैसा मिलता है तो हम उसे इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। सपोज हमें किसी ने ब्याज दिया, हमें ब्याज प्राप्त हुआ तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। हम इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसका ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। वैसे ही सेम कमीशन प्राप्त होता है, हमें कमीशन मिलता है किसी दूसरे से तो इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में ही रखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, रेंट रिसीव्ड होता है, ओल्ड मशीनरी सोल्ड करते हैं, तो ये जितने भी जो इनकम है हमारे पास आएंगे तो ये सारे इनडायरेक्ट इनकम में जाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ओल्ड मशीनरी सोल्ड, तो इससे हमें जो भी इनकम आ रही है वो हमेशा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में जाएगा। हम सबसे पहले इन सब का लेजर क्रिएट करेंगे और ग्रुप इसका इनडायरेक्ट इनकम डाल देंगे एंड उसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष आय। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय और इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हमें बिजनेस से इनकम होती है। वहाँ पे क्या होता था, दूसरे सोर्स से, बिजनेस के अलावा दूसरे सोर्स से तो इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन जहाँ हमें बिजनेस से ही इनकम होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम ग्रुप में डालते हैं। सपोज हमने इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग किया, अब वो उसके बदले हमें पैसे मिल रहा है तो क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट इनकम होगा। हमने मोबाइल रिपेयरिंग किया, हमारा मोबाइल शॉप है तो वो जो भी इनकम है वो हमारा डायरेक्ट इनकम होगा। मोबाइल रिचार्ज किया वो भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट इनकम होगा। मतलब डायरेक्ट बिजनेस से जो इनकम होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर डालते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे लेजर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का एंड उसका ग्रुप डायरेक्ट इनकम में डाल देंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स का मतलब होता है देनदार। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। जिनको भी हम माल सेल करते हैं मतलब बेचते हैं उसको सन्ड्री डेब्टर्स ग्रुप में रखा जाता है। उदाहरण के लिए हमने नीता इलेक्ट्रिकल को माल बेचा है तो जो भी नीता इलेक्ट्रिकल का लेजर क्रिएट करेंगे वो हमेशा सन्ड्री डेब्टर्स ग्रुप के अंदर जाएगा। हमने किसी को भी माल बेचा है, चाहे वो नीता इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मोहन है, राम है, श्याम है, जिस भी व्यक्ति
या फिर कंपनी को हम माल बेचते हैं उसको हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स का जस्ट अपोजिट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां किसी से हमने उधार में माल खरीदा हो और उसके बदले हमें पैसा देना होता है। जिस व्यक्ति या फिर कंपनी से हमने उधार में माल खरीदा हो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर डालते हैं। उदाहरण के लिए हमने दिव्या इंटरप्राइजेस से कोई माल खरीदा है तो दिव्या हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा क्योंकि हम उनसे माल परचेस कर रहे हैं, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखेंगे। अगर हमने मोहन से, राम से, श्याम से या किसी कंपनी से माल खरीदा है तो उसका ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स डालेंगे। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस एसेट। लोन एंड एडवांस एसेट, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनता है जहां हम एक दूसरे को लोन या एडवांस के रूप में पैसे देते हैं। सपोज हमने एडवांस पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट किया है तो या फिर लिया है तो उसको हम जिस भी व्यक्ति को या फिर किसी को दिया है उसका नाम लिखेंगे और उसका जो ग्रुप है लोन एंड एडवांस एसेट में जाएगा। लोन गिवन टू रमेश, अगर हमने लोन दिया है रमेश को, श्याम को, राम को तो उसका एक लेजर क्रिएट होगा और उसका ग्रुप लोन एंड एडवांस एसेट में जाएगा। एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल, एडवांस स्टाफ सैलरी, एडवांस फ्लाइट चार्जेस, इन सबको हमने अगर एडवांस दिया है तो वो सब लोन एंड एडवांस एसेट ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है सेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन का मतलब होता है इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां हम एक दूसरे से लोन लेते हैं, जहां उसे लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमने कोई बैंक लोन लिया है, प्रॉपर्टी लोन लिया है, गोल्ड लोन है या फिर होम लोन है, तो ये सारे लोन अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा सिक्योर्ड लोन ग्रुप में जाएगा क्योंकि इनके बदले हमें कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, यानी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जैसे हम बैंक लोन लेने जाते हैं तो वो हमारे पास से सैलरी स्लिप मांगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब चीज़ मांगते हैं, डिटेल मांगते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिक्योरिटी के तौर पे क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं। तो उसको तो जो भी सिक्योरिटी के लिए जो लगता है उसको हम सिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेंगे। प्रॉपर्टी लोन के लिए भी हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसके लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने होते हैं, या फिर किसी भी लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वो सिक्योरिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने बोलते हैं तो जितने भी लोन होंगे वो सब सिक्योर्ड लोन ग्रुप में जाएंगे क्योंकि हमें उसके बदले कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है उन्हें, तो हम उसे सिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि जहां हम एक दूसरे से लोन तो लेते हैं लेकिन हमें उस लोन के बदले कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है। अगर हमने किसी व्यक्ति से जो कि हमारे पहचान के हैं उससे हमने लिए है लोन कुछ टाइम के लिए तो वो हमारे से कोई भी डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पे नहीं लेते हैं, तो इस तरह के जो लोन हम लेते हैं उसे हम अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए पर्सनल लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोन लायबिलिटीज। इस ग्रुप में कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बनाते हैं या सिक्योर्ड लोन या उन अनसिक्योर्ड लोन का लेजर भी इसी ग्रुप में बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि यह सिक्योर्ड लोन है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है। इसलिए इस ग्रुप के अंदर जितना भी लेजर बनाते हैं उसको हम सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखते हैं। अब वो ऑटोमेटिक लोन लायबिलिटीज़ है, ये सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों हमारे लिए क्या है, लोन लायबिलिटीज़ है। इसलिए हम जब भी लेजर बनाते हैं तो लोन लायबिलिटीज़ में डायरेक्ट नहीं डालते हैं लोन का, उसको या तो हम सिक्योर्ड लोन होगा हमारा या फिर अनसिक्योर्ड लोन होगा, तो हम अपने
जो अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसे सिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेंगे, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो उसे अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेंगे। मैंने अभी आपको बताया सिक्योर्ड लोन क्या है और अनसिक्योर्ड लोन क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम सेल्स रिलेटेड काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग, वाया सेल्स अकाउंट, इंटरस्टेट सेल्स अकाउंट, विद इन स्टेट सेल्स अकाउंट, लोकल स्टेट सेल्स अकाउंट। अगर हम अपने ही स्टेट में सेल करते हैं, अगर हम दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, तो ये सभी जो अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। तो अगर हम इन सभी जो नाम यहाँ पे शो हो रहा है इसका लेजर क्रिएट करते हैं, अगर ट्रेडिंग का है, इंटरस्टेट ट्रेडिंग है, अगर हम अलग अलग सेल्स का ही लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सारे जो लेजर होंगे वो सेल्स अकाउंट में जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां हम परचेस से रिलेटेड काम करते हैं। सपोज हमने इंटर स्टेट से परचेस किया, अपने ही स्टेट से परचेस किया, या फिर ट्रेडिंग परचेस कर रहे हैं, तो ये सभी हम अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें आसानी हो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे परचेस के लेजर क्रिएट करते हैं। तो वो जितने भी परचेस अकाउंट के लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे इंटर स्टेट हो, चाहे लोकल स्टेट हो, या फिर और अदर परचेस से रिलेटेड हो, उसे हम परचेस अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। इन सभी का लेजर क्रिएट करेंगे। हम अगर हमें ज़रूरत है तो हम और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम परचेस कर रहे हैं तो हमेशा परचेस अकाउंट ग्रुप में जाएगा। परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे और उसका अकाउंट परचेस अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या कैपिटल, इसका मतलब हिंदी में पूंजी होता है। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां आप अपना बिजनेस को करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं। कंपनी का मालिक जो भी पैसा लगाता है अपनी बिजनेस को रन कराने के लिए, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में ग्रुप में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, तो दुकान को खोलने के लिए आपने 2 लाख रुपए खुद का लगाए और वह आपका कैपिटल हुआ क्योंकि वो खुद लगा रहे हैं। उस कपड़े की दुकान में आपने टोटल 5 लाख रुपए लगाए, जिसमें 2 लाख खुद का है और 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। जिसमें आपने 2 लाख रुपए खुद का लगाए वह क्या होगा, आपका कैपिटल हो गया। तो जो आपने खुद का पैसा लगाए, चाहे वो 2 लाख लगाए चाहे 5 लाख लगाए, वो आपका कैपिटल होगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वो आपका कैपिटल नहीं होगा। आपके पास जो भी पैसे रखे हुए हैं और उसको आप लगाते हो तो वो क्या होगा, आपके लिए कैपिटल होगा। और ये सब भी अगर आपने पैसे लगाए हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी पैसे लगा रहे हैं अपना खुद का, तो वो ग्रुप कौन सा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, LIC का पैसा हम खुद का देते हैं तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। स्कूल फी कैपिटल अकाउंट, ये सारे क्या हो गए, इतने जो भी हम इतने का लेजर क्रिएट करेंगे वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजंस। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां हमें अपने बिजनेस में होने वाले लॉस का पहले से ही अनुमान, या डूबने वाले पैसे के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना होता है। एग्जाम्पल के लिए फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अकाउंट, ये सभी लेजर प्रोविजंस में के ग्रुप में डाले जाते हैं। सपोज हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, सपोज हमारे पास कंप्यूटर है या फिर फर्नीचर है, जो भी हमें मतलब 4-5 साल या 10 साल चलाने के बाद हम उसको बेच देते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमने इसे अभी 5 साल बाद चलाएंगे या 10 साल बाद चलाने के बाद इसको बेचेंगे तो लॉस तो होना ही है, क्योंकि हम किसी भी सामान को बेचते हैं और वो सेकंड हैंड है तो उसका रेट तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, तो उसे हम प्रोविज़न ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो ये सभी जो हमारा लॉस होगा, पहले से ही हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा लॉस होना है इसमें, तो वो सभी जो लेजर क्रिएट होंगे वो हमेशा प्रोविजंस के ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस।
इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कमाया हुआ संपत्ति को बचा कर रखना, बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो उसे आधा बचा कर रखना, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर डालते हैं। जैसे किसी कंपनी में दो पार्टनर्स है, दोनों अपने अपने प्रॉफिट का आधा पैसा कंपनी के बिजनेस के लिए बचाते हैं, तो उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच डिवीजन। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां आपका बिजनेस में अलग अलग ब्रांच हो, वहां इस लेजर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गीता इलेक्ट्रिकल मेन ब्रांच है हमारा, गीता इलेक्ट्रिकल मेन ब्रांच है। एक ब्रांच है दिल्ली में, दूसरा ब्रांच है रायपुर, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक। अगर हमारे 4-5 ब्रांच है तो हम जैसे कि मेंटेन करते हैं लेजर का कि हमारा ये ब्रांच है, हमें बताना है कि ये हमारा ब्रांच है, तो उसका लेजर क्रिएट करते समय हमें ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का सिलेक्शन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। ऐसे खर्च बाद में हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं हुआ है, या ऐसे सभी खर्च बाद में हमें देने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई स्टाफ 15 दिन की या फिर 10 दिन की ड्यूटी करके छोड़ देते हैं और वह चला जाता है और अपने 15 दिन का पेमेंट भी नहीं लेता है, लेकिन बाद में वह स्टाफ कभी भी आकर सैलरी ले सकता है, तो हम उसे मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट के ग्रुप में डालते हैं। हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे और जो उसका ग्रुप है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट में डाल देंगे। सपोज श्याम है, श्याम ने काम करके छोड़ दिया 15 दिन और वो बाद में आ सकते हैं, तो उसका हम एक लेजर क्रिएट कर देंगे श्याम अकाउंट, एंड जो उसका ग्रुप है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट में डाल देंगे। नेक्स्ट है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मतलब होता है इस ग्रुप पे ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है और कभी घटती है। इसके सब ग्रुप हैं बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बैंक में कभी पैसा घटता है, कभी ज़्यादा होता है, तो इस तरह ये हमारा करेंट एसेट्स है। कैश भी क्या होता है, हमारे पास कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो ये जो भी ग्रुप है बैंक अकाउंट का, कैश अकाउंट का, ये करेंट एसेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटी। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं, वहां हमें पैसे देने होते हैं। सब ग्रुप में आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और दूसरा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सन्ड्री क्रेडिटर से मैंने आपको पहले बताया कि सन्ड्री क्रेडिटर से हम माल खरीदते हैं, तो इसे हमें पैसे देने होते हैं। यहाँ पे सेम वही है कि जहाँ हम किसी से कुछ लेते हैं वहाँ हमें पैसे देने होते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे भी हमें जीएसटी टैक्स पेड करना होता है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो भी हमारा करेंट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो भी करेंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमें पता नहीं होता है कि पैसे कहां से आए हैं, तो हमें जो अकाउंट है उसे हम क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, बाद में उसे क्लियर भी कर देते हैं। जब हमें पता चलता है कि पैसे कहां से आए हैं, उसे हम सस्पेंस अकाउंट के बदले उस व्यक्ति का नाम या फिर उस कंपनी का नाम लिखते हैं जहां से पैसा आया है। एग्जाम्पल है सस्पेंस अकाउंट। हम सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसका ग्रुप भी सस्पेंस अकाउंट ही रहेगा। जो भी पैसा हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से आया है, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और जब बाद में पता चल जाता है कि ये राम से आया है या दिव्या इंटरप्राइजेस से आया है, तो हम उसका नाम लिख देते हैं और वो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है और वो सस्पेंस नहीं होता है। तो इस तरह जहाँ से पैसा कहाँ से आया है ये हमें पता नहीं होता, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और उसे बाद में क्लियर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमारे गोदाम में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसके लिए एक लेजर बनाते हैं और हम उसे स्टॉक एंड हैंड ग्रुप में रख देते हैं। इस तरह हम आसानी से स्टॉक इन हैंड ग्रुप में अपने जो भी हमारे गोदाम में स्टॉक रखा हुआ है उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसका ग्रुप स्टॉक इन हैंड में डाल देते हैं। इस तरह हमारा होता है ऑल 28 ग्रुप्स कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।